ने माइटोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ा था और सेल साइकिल और सेल डिवीजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी सारी वीडियो का कहीं ना कहीं एक समरी होगा। और इस वीडियो में हम बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मियोसिस डिवीजन और उसकी सारी स्टेजेस जो थी उनके बारे में देखा हुआ था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस डिवीजन में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, अगर जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में, या कैरियोकाइनेसिस ही होती जा रही है, केवल साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, या डीएनए का रेप्लिकेशन ही होता जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस और उसकी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं मियोसिस डिवीजन में। तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आती हैं मियोसिस डिवीजन में, तथा कौन 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 सी इससे जो जेनेटिक डिजीज हैं वो हो जाती हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मियोसिस की जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो किसी सेल में न्यूक्लियर डिवीजन खूब सारा होता रहे, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है या सेल का डिवीजन है वो ना हो। इट मीन्स कैरियोकाइनेसिस होती रहे और साइटोकाइनेसिस ना हो। तो कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी तो हमें पता है कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के थ्रू क्या होगा, सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी तो किसको हम क्या कहेंगे, सिंकाइशियम या सिनोसिटिक कंडीशन। ये सिनोसिटिक कंडीशन जो होती है ये एक एल्गी होती है, वाउचेरिया, उसमें पाया जाता है, और जो इंसेक्ट्स का एग का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी पाया जाता है। दूसरी एबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें मियोसिस में तो क्या होता है, जो जब रेप्लिकेशन होता है क्रोमोसोम का एस फेज में, तो रेप्लिकेशन तो होता रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब जो कैरियोकाइनेसिस है, वो कहीं ना कहीं एब्सेंस रहती उसकी। जब न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन नहीं होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगी। तो सेल में क्या होगा, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगे सेल की। जब सेल में रेप्लिकेशन होता रहेगा, न्यूक्लियर डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, तो क्रोमोसोम क्या होंगे, कॉपीज जो होंगी सेल में वो बढ़ जाएंगी। इस जो कॉपी नंबर, क्रोमोसोम की कॉपी नंबर बढ़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। एंडोमाइटोसिस जो है, जो कायरोनमस लार्वा होता है, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलती है। इस कायरोनमस लार्वा की जो डिस्कवरी सबसे पहले एफजी बाल्बिनी ने की थी। इसमें बाल्बिनी रिंग भी पाई जाती है, और ये जो विजुअलाइज होती है, जो कायरोनमस लार्वा है जिसमें बाल्बिनी रिंग पाई जाती है, ये इंटरफेज में ज़्यादा विजुअलाइज होती है। फिर जो तीसरी एबनॉर्मलिटीज आती है मियोसिस डिवीजन की, वो नॉन डिसजंक्शन होता है। ये नॉन डिसजंक्शन जो है, होता क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, हमें पता है कि जब मियोसिस 1 का एनाफेज 1 होता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। और जब एनाफेज सेकेंड आता है तो वहाँ पे क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो जाता है। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो एनाफेज 1 में सेपरेट हो रहा था, क्रोमेटिड्स जो एनाफेज सेकेंड में सेपरेट हो रहा था, वो सेपरेट नहीं हो पाता, और ये कॉज कर देता है एन्यूप्लॉइडी को। इस एन्यूप्लॉइडी के थ्रू क्या होता है, बहुत जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ये एन्यूप्लॉइडी माइटोसिस में भी हो सकता है और मियोसिस में भी हो सकता है। तो ये
मियोसिस और माइटोसिस में जो नॉन डिसजंक्शन है वो कैसे होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सेल पे क्या इफेक्ट होता है, सेल के जो क्रोमोसोम नंबर है उस पे क्या इफेक्ट होता है, हम देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, अगर मियोसिस 1 है और अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हो जाए, अगर मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो क्या होगा कि ये क्रोमोसोम है ये एक ही साइड पे हो गया, एक साइड पे जो एनाफेज में था वो सेपरेट हो रहे थे, एक साइड पे हुआ है सेपरेट और इस साइड पे नहीं हुआ है, इस साइड पे खाली है, तो इसको क्या बोला गया, नॉन डिसजंक्शन। सारे क्रोमोसोम एक ही साइड पे चले गए, तो जब बनने वाली इनसे जो सेल्स होंगी तो यहाँ पे 6 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे 2 ही रह गए। अब जो यहाँ पे 2 रह गए तो ये आगे चल के ये जो है एनाफेज 1 है, यहाँ पे एनाफेज 1 है, तो एनाफेज अगर 1 में मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो उनसे जो रिजल्टिंग सेल होंगी ये सेल बनाएगी, जो ये 2 सेल बनाएगी n-1 और ये बनाएगी n+1। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कोई सेल है जो कि क्या है, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में है, इसको सेपरेट होना था इसके क्रोमोसोम को, तो ऐसे जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम को सेपरेट होना था, लेकिन इसमें नहीं हो पाया किसी रीजन्स की वजह से, किसी रीजन्स की वजह से क्या हो गया, इसमें नॉन डिसजंक्शंस हो गई। जैसे ही नॉन डिसजंक्शन होते हैं तो क्या होता है, एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर, कॉपी नंबर है वो इंक्रीज हो गया है, एक में कम हो गया है। अब क्या होगा, ये सेल भी क्या जाएंगी, एनाफेज इनका जो सेकेंड होगा वो नॉर्मल होगा, और क्या होगा, इस वाले सेल से 2 सेल बनेंगी और इस वाले सेल से 2 सेल बनेंगी। इससे जो 2 सेल बनेंगी उसमें एक क्रोमोसोम चला जाएगा, जिससे इनकी जो कंडीशन होगी वो n-1 हो जाएगी, और जो इनकी कंडीशन होगी वो n+ हो जाएंगी। मतलब जो 4 सेल बनेंगी उसमें 2 जो होंगी वो n+1 होंगी और 2 होंगी n-1 होंगी। ये तब होगा जब मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर जो नॉन डिसजंक्शन है वो मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड में हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल n की बनेगी और एक सेल n+1 बनेगी और एक n-1 बनेगी, जब नॉन डिसजंक्शन मियोसिस सेकेंड में होगा, मतलब एनाफेज सेकेंड में। तो 2 सेल बनेंगी n नॉर्मल n की और एक बनेगी n+1 और एक n-1। इसको याद रखना कि जब मियोसिस में अगर मियोसिस 1 में एनाफेज 1 में अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो सेल कितनी सेल बनेगी और उनका नंबर क्या क्या होगा, और अगर मियोसिस सेकेंड में एनाफेज सेकेंड में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी, इनको याद रखना। अगर हम नॉन डिसजंक्शन की बात करें, अगर माइटोसिस में हो रहा है तो इससे क्या होगा, इधर देखिए, जैसे एक में 3 क्रोमोसोम चले गए और एक में एक ही रह गया, तो अगर नॉन डिसजंक्शन माइटोसिस में हो रहा है तो एक सेल बनेगी 2n+1 और एक बनेगी 2n-1। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, जो भी कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया माइटोसिस में तो रिजल्टिंग सेल क्या होगी, या मियोसिस में हो गया तो क्या होगी। जो मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर हम इसकी बात करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो ये एनाफेज 1 में होगा। जो सेग्रीगेशन होता है अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो एनाफेज 1 में होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है तो एनाफेज सेकेंड में होगा, जो सेग्रीगेशन होगा। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो मेटाफेज 1 के मियोसिस 1 में देखा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस फेज में देखने को मिलता है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस फेज में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो ह्यूमंस की प्राइमरी ओसाइट्स हैं या सेकेंडरी ओसाइट्स हैं जो अरेस्ट हो जाती हैं एक पर्टिकुलर फेज में सेल साइकिल की,
तो जो फर्स्ट अरेस्ट होता है प्राइमरी oocyte का फीमेल का, वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है प्रोफेज 1 की, वो मियोसिस 1 डिवीजन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ LH हार्मोन। हमें पता है कि जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन कम रहता है। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है LH का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटीन स्टेज में प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाती है। जो प्राइमरी oocyte है उसकी जो पोलाइडी होती है वो 2n होती है, इनका जो नंबर होता है वो 2n होता है। ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। फिर जो सेकेंडरी oocyte है उसका दूसरी बार अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकेंड के मियोसिस सेकेंड डिवीजन में। इसमें जो सेकेंडरी oocyte होती है इसका जो पोलाइडी होता है वो 1n होता है, वो हैप्लॉइड होती है, जबकि प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होती है। जो सेकेंड अरेस्ट होगा वो मेटाफेज सेकेंड में मियोसिस सेकेंड में होगी, और ये तब तक अरेस्ट रहेगी। जो सेकेंड अरेस्ट होता है, जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकेंड में, ये तब तक अरेस्ट रहती है जब तक इसको स्पर्म से ये फ्यूज नहीं हो जाता। हमने देखा कि मियोसिस डिवीजन में तो जो मियोसिस है वो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट ग्रुप है या एनिमल ग्रुप है, उसमें डिफरेंट तरीके से पाया जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मियोसिस की बात करें तो पहला है जाइगोटिक मियोसिस, दूसरा है स्पोरिक मियोसिस और तीसरा है गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस की बात करें तो जो जाइगोटिक मियोसिस होगा ये जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब जो जाइगोट बनेगा, मान लीजिए एक स्पर्म था एक ओवम था, दोनों ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनाया। जाइगोट जो 2n था, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी और उससे स्पोर बन जाएंगे। तो ये जाइगोट के बाद मियोसिस हुई, तो इसका मतलब ये है, इसीलिए इसको हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। और जो इससे बनने वाला स्पोर होगा वो एन इन नंबर होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होगा उसका वो n होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो एल्गी और फंजाई। स्पोरिक मियोसिस में ये जो स्पोरिक मियोसिस है ये स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। हमें पता है ये एसएमसी जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं इनमें मियोसिस होता है और स्पोर्स बन जाते हैं। ये जो है इसका एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जो गैमेटिक मियोसिस है ये जो है जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो गैमीट्स बनते हैं, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं जिनसे क्या होता है गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम। तो जो गैमीट्स में जो मियोसिस होती है उसको हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, और ये सभी एनिमल्स में, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे